भारत की अध्यक्षता में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का कोलकाता में आयोजन। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में बताया, भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ा। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। 4000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। प्रधानमंत्री संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर करेंगे भूमि पूजन, स्मारक का भी करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर गांधीधाम में इफ्को नैनो डीएपी प्लांट का करेंगे शिलान्यास। कच्छ में बीएसएफ के मोरिंग प्लेस के शिलान्यास के साथ साथ विभिन्न परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव संबंधी कार्यक्रम फ्रीडम @75 में होंगे शामिल। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार। राज्य सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किए आवश्यक सुरक्षा उपाय। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बिष्णुपुर और इम्फाल के विभिन्न इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में आज भारतीय टीम के सामने होगी मलेशिया की चुनौती। प्रतियोगिता में आज टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में जापान को 5-0 से दी शिकस्त। वहीं कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची मलेशियाई टीम। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही टीम इंडिया की नजर सीरीज बराबर करने पर, वहीं सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी कैरिबियाई टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आइए अब जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। तो भारत को G20 की अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक का आज कोलकाता में आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों पर पड़ता है। The impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery and ultimately it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of millions have received direct benefit transfers into their bank accounts. प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि भगौड़ों और आर्थिक अपराधियों का मुद्दा
सभी G20 देशों और ग्लोबल साउथ के लिए बड़ी चुनौती। The issue of fugitive economic offenders is a challenge for all G20 countries and for the global south. At my very first G20 summit in 2014, I had spoken on this very issue. At the G20 summit in 2018, I presented a 9-point agenda for action against fugitive economic offenders and for asset recovery. And I'm pleased to note that decisive steps are being taken by your group. We welcome the action-oriented, high-level principles on 3 priority areas: law enforcement cooperation through information sharing, strengthening asset recovery mechanism, and enhancing integrity and effectiveness of anti-corruption authorities. भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक कोलकाता में आयोजित की जा रही है। ये G20 SWG की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक है और SWG मंत्री स्तरीय बैठक भी है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे देश में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र है। Will have the potential to contribute towards a robust anti-corruption architecture that enables fair, inclusive, and equitable growth. Excellencies, the G20 Anti-Corruption Working Group has been leading all these years global efforts for combating corruption, for promoting transparency and accountability, both in public life as well as in the private sectors. Eradication of corruption in all its forms, you would agree with me, has been a central pillar for all of us, and so also, rather more so, for the Government of India's pro-people approach towards development, codified by the mantra of Sabka Saath, Sabka Vikwas, Sabka Vishwas. प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। यहाँ वो सागर में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी की स्मारक स्थल पर भूमि पूजन करेंगे और श्री रविदास जी की स्मारक का शिलान्यास भी। प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक नगरी सागर सज धज कर तैयार है अपने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, जहां वो शनिवार 12 अगस्त को संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। सागर के बड़तुमा में यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संत रविदास के मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। ये कैसा मंदिर होगा जो सामाजिक समरसता का संदेश देगा? ये कैसा मंदिर होगा जो कि सौहार्द का संदेश पूरे देश और दुनिया को देगा? सागर शहर से सटे बड़तुम में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। स्मारक में संत रविदास जी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक कला संग्रहालय और कला दीर्घा भी होगी। संत शिरोमणि रविदास जी के जो स्मारक का निर्माण किया जा रहा है लगभग 101 करोड़ रुपए की राशि से, उसके भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन सागर जिले में हो रहा है। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पहले बड़तुमा में होगा, जहां पर कि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और मंदिर की भूमि पर मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। पिछले 18 दिनों से मध्य प्रदेश के 5 जिलों से चली संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा का समापन भी बड़तुमा में होगा। संत रविदास यात्रा के जरिए प्रदेश की विभिन्न नदियों का जल और गांव-गांव की मिट्टी भी एकत्रित की गई है, जिसका उपयोग
भूमि पूजन में किया जाएगा। सागर के बड़तुमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे, तो यहां ढाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा संत रविदास के अनुयायियों के पहुंचने की उम्मीद है और बड़ी संख्या में आमजन अपने जनप्रिय नेता को सुनने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मध्य प्रदेश से संबंधित अनेक विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उनका शिलान्यास भी करेंगे, जिनमें कोटा और बीना के बीच रेलखंड के दोहरीकरण की परियोजना प्रमुख है। ढाना में आयोजित सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 2,475 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री 1,580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित की जाने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली 4 लेन की सड़क परियोजना और हिनोतिया को मेहलुआ से जोड़ने वाली सड़क परियोजना शामिल है। 15वीं-16वीं शताब्दी के महान संत रविदास ने अपनी शिक्षाओं में ऊंच नीच का भेद समाप्त कर निर्गुण निराकार ईश्वर की आराधना और मानव प्रेम का सिद्धांत स्थापित किया, जिसकी भारतीय जनमानस पर आज भी अमिट छाप है। कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। कृष्ण और करीम में कोई भेद नहीं, कुरान और पुराण में कोई अंतर नहीं, ऐसा संदेश दिया संत शिरोमणि रविदास ने। संत शिरोमणि रविदास का ये मंदिर सही मायने में नए भारत की अभ्युदय की कहानी कहेगा, जहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होगा, जहां प्रतिभा को मान मिलेगा, परिश्रम को सम्मान मिलेगा, सत्यनिष्ठा का महागान होगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, बड़तुमा, सागर, मध्य प्रदेश। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अबे देख You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। स्विच टू सीएट। बेटा चेंज सून, इट्स मॉनसून। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर शुक्रवार देर रात भुज पहुंचे। अमित शाह आज कच्छ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा उनका कोटेश्वर महादेव मंदिर जाने का भी कार्यक्रम है। साथ ही वो यहां इफ्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के मूरिंग प्लेस के शिलान्यास और कोटेश्वर में विभिन्न परियोजनाओं के वर्चुअल उद्घाटन में शामिल होंगे। भुज जेल के कैदियों के साथ अमृत महोत्सव मनाने वाले कार्यक्रम फ्रीडम @75 में भाग लेने से पहले हरामी नाला के पास वो बीओपी का भी दौरा करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नड्डा यहां पार्टी की कई जो संगठन से जुड़ी बैठकें हैं उसमें हिस्सा लेंगे। नड्डा आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायती राज सम्मेलन उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। नड्डा बंगाल के पानी त्रास में उपन्यासकार श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के घर आमार माटी आमार देश, बियर बंधन, वसुधा बंधन, माटी संग्रह और तिरंगा वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ ही कोलकाता में नड्डा साइंस सिटी ऑडिटोरियम में पंचायत चुनाव जीतने वाले और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और पंचायत चुनाव में हिंसा पीड़ितों और उनके परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। पिछले कुछ समय से हिंसा से प्रभावित मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय उठाने के निर्देश दिए। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा बिष्णुपुर और इम्फाल पूर्व जिलों के सीमांत और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया गया। इम्फाल पूर्वी जिला पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान 2 हथियार बरामद किए हैं। पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों के विभिन्न स्थानों पर कुल 123 चौकियां खोली गईं और पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों में उल्लंघन के संबंध में 924 लोगों को हिरासत में लिया। राज्य में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर 158 भरे हुए वाहनों और राष्ट्रीय राजमार्ग
2 पर अन्य 159 भरे हुए वाहनों की आवाजाही कड़े सुरक्षा उपायों के साथ सुनिश्चित की गई है। सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज चेन्नई जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में मुख्य भाषण देंगे और दक्षिण एशिया के युवाओं के साथ एक पैनल चर्चा की अध्यक्षता भी करेंगे। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की विषय वस्तु है युवाओं के लिए हरित कौशल। दक्षिण एशिया के प्रतिभागी वर्चुअल माध्यम से चर्चा में शामिल होंगे। वहीं यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक संजय विजयस्केरा कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चेन्नई में मीडिया इकाइयों के प्रमुखों के साथ चर्चा करेंगे। खेल मंत्री एशियन हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच भी देखेंगे। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश से मैदानी इलाकों में भी नदियां उफान पर हैं। रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज से फिट इंडिया क्विज के दूसरे संस्करण का OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर प्रसारण शुरू हो चुका है। फिट इंडिया क्विज के तहत शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे कुल 13 एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। राज्य दौर में कुल 72 छात्रों ने अपने अपने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से शीर्ष सम्मान हासिल किया। 36 विजेता स्कूलों में से प्रत्येक को 2.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। फिट इंडिया क्विज का दूसरा संस्करण मंत्रालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ये क्विज पिछले साल 29 अगस्त को शुरू की गई थी। क्विज में भारत के समृद्ध खेल इतिहास, फिटनेस और पोषण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या फिर दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया गया। राजधानी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाले समारोह की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 15 अगस्त को दिल्ली से होकर गुजरने वाली या दिल्ली पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियों के मार्गों में परिवर्तन किया। कई रेलगाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द करने और कुछ रेलगाड़ियों को रोककर चलाने का निर्णय लिया गया है। मलेशिया में 2022 में हुए संघीय सरकार के गठन के 9 महीने बाद अब मलेशिया के 6 राज्यों में विधानसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं। मलेशिया के राज्य सेलंगोर में आज लोग सुबह सुबह मतदान केंद्र पर मतदान करते हुए नजर आए। रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रिश्वतखोरी के आरोप में सभी सेना भर्ती प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया। ज़ेलेंस्की ने खुद यह आदेश जारी किया। ज़ेलेंस्की ने घोषणा करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की चिंताओं के बीच यूक्रेन के सभी क्षेत्रीय सैन्य भर्ती केंद्रों के प्रमुखों को उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में उन्होंने कहा कि ये सिस्टम उन लोगों द्वारा चलाया गया जो जानते हैं कि ये युद्ध क्या है, या फिर उन्हें पता होना चाहिए कि युद्ध के दौरान घपला करना और रिश्वतखोरी देशद्रोह क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि नई भर्तियों से पहले उम्मीदवारों की यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा सेवा द्वारा जांच की जाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भ्रष्टाचारी में लिप्त लोगों की जगह पर उन बहादुर योद्धाओं को नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने अग्रिम मोर्चे पर भले ही अपने स्वास्थ्य को खो दिया लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखी। अमेरिका में हवाई राज्य के माउई द्वीप में लगी भयावह जंगल की आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 67 हो गई और 1000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सभी लापता लोगों की तलाश जारी है। हालांकि आग पर काबू पाने का काम जो है उसने तेज़ी पकड़ी है। हवाई प्रांत के गवर्नर जोश ग्रीन ने चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। बचाव दल नुकसान की जांच कर रहे हैं। इसी घटना को राज्य की अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा माना जा रहा है। अनुमान है कि आग में 1700 से अधिक इमारतें जलकर नष्ट हुई। आग ने मऊई के लाहिना शहर को तबाह किया। दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल नष्ट हुए। साथ ही राज्य के कुछ सबसे शानदार और अमीर इलाके जलकर खाक हो गए। ये आग कैलिफोर्निया में 2018 के कैंप फायर के बाद सबसे भयावह अमेरिकी जंगल की आग है, जिसमें 85 लोगों की मौत हुई और पैराडाइज शहर बर्बाद हुआ।
रुक करते हैं खेल जगत की खबरों का। बात हॉकी की। भारतीय टीम एशियन चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। टीम इंडिया का सामना आज रात खिताबी मुकाबले में मलेशिया के साथ होना है। भारतीय टीम ने पूरी प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। सेमीफाइनल में भारत का जो टीम है वो जापान की टीम को 5-0 से हरा चुकी है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में भारत का सामना आज मलेशिया से। भारतीय हॉकी टीम के तेज तर्रार खिलाड़ी जमनप्रीत सिंह का कहना है कि टीम ने हर क्षेत्र में सुधार किया। हालांकि उनका कहना है कि टीम मलेशिया को हल्के में लेने की गलती कतई नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि फाइनल मैच को लेकर टीम पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं। उनसे बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ जर्मनप्रीत सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि अब फाइनल को लेकर के किस तरह की तैयारी रहेगी। सेमीफाइनल में कमाल दिखा दिया, जापान को हरा दिया 5-0 से, लेकिन अब फाइनल में मलेशिया है, क्या कहेंगे? मलेशिया भी हमारे लिए वैसी ही टीम है जैसे कि बाकी टीम्स हैं और हम अपने प्लान से आएंगे जिस हिसाब से हम खेलते हैं और लास्ट मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जीत के निकलें उसको बाहर। पहले क्वार्टर में ज़रूर दिखा कि कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी थी गेम में वो नहीं बन पा रही थी, लेकिन फिर दूसरे क्वार्टर से एक तेज़ी देखने को मिली, तो धीरे धीरे करके ग्रिप बनती है टीम इंडिया की। जी सर, ऐसे ही है गेम की सिचुएशन के हिसाब से। जब जब गेम चलती जाती है फ्लो आता जाता है टीम का, प्लेयर को पता चलता जाता है कि कहाँ क्या खेलना है। सो उस हिसाब से हम ऐसे ही प्रिपेयर होकर आते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है और क्वार्टर बाय क्वार्टर आगे बढ़ना है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को 6-2 से अंतर से हराया है, तो ऐसे में अब एक हर टीम के खिलाफ एक अलग रणनीति के हिसाब से ही उतरना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। एशियन टीम्स में भी और कोई भी टीम जब फाइनल में पहुंच रही है, कोई भी है, हम उसे ईजी नहीं ले सकते। सारी टीमें बहुत अच्छी है और मलेशिया भी एक अच्छी टीम है, तो हम उस हिसाब से प्रिपेयर होकर आएंगे मलेशिया के लिए भी। अभी डिफेंस को किस तरह से देख रहे हैं टीम के? डिफेंस हमारी अच्छी चल रही है। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 मैच हमने क्लीन शीट जीते हैं, सो हम इसे आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। फील्ड गोल पे काफ़ी मेहनत की गई है। जी हाँ जी, हमारी प्लेंटी कॉर्नर काफ़ी अच्छे हैं और हम अभी फील्ड गोल पे वर्क कर रहे हैं और वो वर्क हमें दिख रहा है अभी इन मैचेस में हम देख रहे हैं। आखिरी सवाल, चौथी बार इतिहास रचेगी भारतीय टीम अगर खिताब जीत जाती है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, क्या किसी तरह का कोई दबाव है? जी नहीं, हमारे लिए कोई दबाव वाली बात नहीं है। हम मैच की तरह ही इसको खेलेंगे और एक अच्छा परफॉर्म दे के बाहर निकलेंगे फाइनल मैच में। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं जर्मनप्रीत सिंह, जिनका कहना है कि दबाव किसी तरह का नहीं है, टीम को सिर्फ अपनी रणनीति पर काम करना है और उसी रणनीति के हिसाब से फाइनल मुकाबले में उतरना है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, चेन्नई। और भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज़ का चौथा मुकाबला आज रात अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। सीरीज़ के पहले 3 मुकाबले वेस्ट इंडीज़ में खेले गए, वहीं अंतिम 2 T20 का आयोजन फ्लोरिडा में किया जाएगा। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी ज़मीन पर पहले 2 मैच जीतकर 2-1 से बढ़त हासिल कर ली। आज होने वाले चौथे T20 मैच में टीम इंडिया सीरीज़ को बराबर करने के लिए उतरेगी। उसने तीसरे मैच को जीतकर वापसी के संकेत दे दिए। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी फिलहाल चिंता का विषय है। ओपनर शुभमन गिल अभी तक बड़ी पारी नहीं खेल पाए। संजू सैमसन भी कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि पहली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज खेल रहे तिलक वर्मा ने तीनों मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया। पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहने के बाद तीसरे T20 में सूर्य कुमार यादव ने 83 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। भारत फ्लोरिडा में अब तक 6 T20 मैच खेल चुका है। इस दौरान 4 में जीत हासिल हुई और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा था। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।